डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी। 150 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश। एसआईटी रिपोर्ट में 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश। लखनऊ अग्निकांड में 15 मौतों के बाद सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, 4 अफसरों को किया सस्पेंड। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी कर रही जांच। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण अलर्ट, काकादेव कोचिंग मंडी पर केडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मानक विपरीत चल रहे 30 शिक्षण संस्थानों पर लगा ताला। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। मंगलवार सुबह एसआईटी की टीम ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह संजय प्रसाद के कार्यालय पहुंची और उन्हें रिपोर्ट सौंपी। टीम ने बताया कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट 150 पन्नों की बताई जा रही है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल्स हैं। सूत्रों के मुताबिक टीम ने एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की है। टीम ने यह भी सिफारिश की है कि सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त किया जाए, डिटेल जांच के लिए और समय दिया जाए। इसके अलावा 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की सिफारिश की है। अब रिपोर्ट पर सीएम योगी अंतिम निर्णय लेंगे। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए कदम उठा सकती है। ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकता है। इस नियुक्ति से दान, लेखा जोखा और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश है। अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार और ट्रस्ट स्तर पर मंथन किया जा रहा है। अयोध्या प्रकरण की कथित दान चोरी मामले में लखनऊ मंडल के आयुक्त और एसआईटी के प्रमुख सदस्य विजय विश्वनाथ पंत ने 2 सदस्यों के साथ गृह सचिव संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में कार्यवाही करते हुए 4 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज अग्निकांड को लेकर देर रात उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें दोषियों को चिन्हित करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया। तो वहीं अलीगंज थाने में 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ की कोचिंग में आग लगने की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार सुबह 11 बजे हादसे की जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। टीम ने बिल्डिंग की जांच की। एसआईटी टीम में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल है। वहीं शवों का 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। सभी शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची पश्चिम बंगाल की अनामिका 23 वर्षीय का शव देखकर उनकी मां बेहोश हो गई। इधर जांच में पता चला कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वह अवैध थी। इसे गिराने का आदेश 2016 में हुआ था, लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि
कि बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एलटीए के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डिंग को अनुमति देने वाले 16 अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अलग रास्ता तक नहीं था। हादसे के वक्त छत का दरवाजा भी बंद था, इसलिए लोग बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से जान चली गई। हादसा सोमवार दोपहर 2:30 बजे अलीगंज इलाके में एसी में ब्लास्ट के कारण हुआ। करीब 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दीवारें तोड़कर शवों को बाहर निकाला गया। मरने वालों में 5 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। इसमें ज्यादातर 20 से 30 साल के छात्र हैं। मृतकों में यूपी के 11 लोग हैं। इनमें लखनऊ के 8, कानपुर के 2 और बाराबंकी का 1 व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 2 और मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1 की जान गई है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुंची आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अग्निकांड की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुनहगारों को सजा मिलना बहुत जरूरी है और उन अधिकारियों को भी जांच होनी चाहिए जिसने इस बिल्डिंग की एनओसी दी है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर 16 में इनको डिमोलिशन का नोटिस मिला था इस बिल्डिंग को गिराने का, उसके बाद अगर बिल्डिंग नहीं गिराई गई तो निश्चित रूप से इसमें कुछ लेन देन भ्रष्टाचार का खेल हुआ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-4 दिन की रस्म अदायगी मत कीजिए। इसमें अगर वास्तव में कार्रवाई करनी है तो एक कोई ठोस योजना आग से लड़ने के लिए बनाइए। अग्निकांड के बाद इस स्थान पे पहुँचने में फायर डिपार्टमेंट को काफ़ी समय लग गया। 15 लोगों की जान चली गई। अभी एक बच्चा है जो आईसीयू में है, एक बिटिया है जो एडमिट है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच करा के और यूपी के अंदर पूरे फायर डिपार्टमेंट को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए उनकी, और उनको कैसे मुस्तैद किया जाए ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ये तैयारी सरकार को है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए एक्शन मोड में आ गया है। प्राधिकरण ने काकादेव कोचिंग मंडी में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जहां कल 16 बिल्डिंग को सील कर दिया था और 22 बिल्डिंग को नोटिस जारी किया था, वहीं आज सुबह से ही केडीए का दस्ता बिल्डिंग की सीलिंग कार्रवाई करने के लिए कोचिंग मंडी पहुंचा, जहां पर अभी तक 30 शिक्षण संस्थानों को जो कि मानक विपरीत बनाकर संचालित हो रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए केडीए का पट्टा लगाकर उनको सील कर दिया गया है। साथ ही साथ बिल्डिंग के मालिकों को बिल्डिंग के नक्शा और दस्तावेजों सहित केडीए कार्यालय बुलाया गया है ताकि अपना पक्ष रख सके। वहीं केडीए सचिव अभय पांडे ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार 1 हफ्ते तक चलेगी और जो भी संस्थान मानक विपरीत मिलेंगे इन पर सीलिंग कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ के कोचिंग सेंटर के अग्निकांड के बाद अब कानपुर विकास प्राधिकरण अपने एक्शन मोड पे है। वहीं कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित कोचिंग मंडी में आज कानपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पहले 16 बिल्डिंगों को सील किया गया। उसके बाद अब शैक्षणिक संस्थानों की अगर बात की जाए तो सीलिंग की कार्रवाई 30 बिल्डिंगों पर की जा चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। उनको बिल्डिंगों के नक्शे और दस्तावेज के साथ केडीए कार्यालय बुलाया गया है, जहां पर उनके दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच की जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कानपुर में ऐसी कितनी इमारतें हैं जो मानक विपरीत चल रही थी, या फिर मानक विहीन ऐसे कितने कोचिंग संस्थान हैं जिनको संचालित किया जा रहा था और अभी तक केडीए की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं है। ऐसी बड़ी घटना होने के बाद ही केडीए जो प्रशासन वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा है। फिलहाल देखना अभी ये है कि अगर बात की जाए केडीए सचिव की तो अभय कुमार पांडे ने बताया है कि ये कार्रवाई लगभग 1 हफ्ते तक चलेगी। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, कानपुर। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद मुरादाबाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर जिले भर में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी और मुरादाबाद अग्निशमन अधिकारी ने महानगर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने कोचिंग संचालकों और कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में बचाव और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी और आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया।
निरीक्षण के दौरान कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन यंत्रों, आपातकालीन निकास द्वार, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की जांच की गई। अधिकारियों ने संचालकों को निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार पांडे ने बताया कि जिले में 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं जो लगातार कोचिंग सेंटरों की जांच कर रही हैं। उन्होंने कहा जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अग्निशमन विभाग का यह अभियान विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगा। ये लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में आग लगी उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद में हमने 4 टीम बना ली है और 4 टीम जो है सतत जो है कोचिंग सेंटर की चेकिंग कर रहे हैं। उसमें अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर, निकास मार्ग आदि सभी की चेकिंग की जा रही है। ये अभियान हमारा जो है 1 सप्ताह चलेगा। जी मैं जनपद में चला रहा हूँ, हर जगह जगहों पर चलेगा। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए जानलेवा अग्निकांड के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी की जांच कर रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की घटना के बाद जौनपुर प्रशासन की यह पहल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जो कल की जो हृदय विदारक घटना है, इस पर जो है शासन प्रशासन का ये निर्देश है कि सभी जनपदों में, सभी जगह जो संपूर्ण जनपद में ये चेकिंग अभियान चलाया जाए। जिलाधिकारी महोदय का यह भी निर्देश प्राप्त है कि सभी को ये जागृत भी किया जाए कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर। सर कुछ कोचिंग सेंटर जो जिस तरह से अंडर पास चला रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ये अभी आजकल सर्वे का दिन है, उसके बाद कार्रवाई होगी। आपको परिलक्षित होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज सर क्या कार्रवाई की गई यहाँ पर? आज विजिट अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण में जो कमियां मिलेंगी उस अनुसार नियमानुसार इसकी कार्रवाई होगी। ताला नगरी अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में मौजूद प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से प्लास्टिक का माल जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन सेवा के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये शॉर्ट सर्किट से ही है, बचाव और कार्य में लग गए, ठंडी आग। फैक्ट्री में लगभग कितनी आग होगी और कितना नुकसान तो आज लाखों रुपए का नुकसान है। हम लोग 3-4 लाख रुपए का तो माल पड़ा हुआ है अंदर किसी के चोट वोट भी लगी है? कोई है अंदर? सब आगे लेबर वाले भी आगे बाहर। अच्छा, अंदर जब आग लगी थी तो लेबर भी बाहर आ गई। जहां बरेली जनपद में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर भेजा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पत्र में लिखा कि इस वक्त 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत व्यस्त है। इस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आपके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही आपको भी अपना समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। वहीं आपके भाई, चाचा, बीवी, भतीजे और परिवार के अन्य लोगों को भी असेंबली व लोकसभा भेजने का काम किया। मगर अब मुसलमान ये चाहता है कि आप भविष्य में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें, क्योंकि 22% मुसलमानों की आबादी है और 7% यादव बिरादरी की आबादी है। इसलिए मुसलमानों का हक ज्यादा बनता है। अगर आप मुसलमान मुख्यमंत्री का ऐलान करते हैं तो 2027 में मुसलमान फिर आपको वोट देगा, और अगर ऐलान नहीं करते हैं तो फिर मुसलमान आपके साथ नहीं जाएगा और आपका वोट नहीं देगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने एक पत्र लिख करके उनको अवगत करा दिया है कि उत्तर प्रदेश के लाखों मुसलमानों के जज्बात और एहसासात हैं कि 2027 में होने वाली विधानसभा में मुसलमान मुख्यमंत्री की घोषणा करें। अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी को कई बार मुख्यमंत्री बनवाया, उनकी बीवी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे और उनके परिवार के और दूसरे सदस्यों को असेंबली भेजने का काम किया
लोकसभा भेजने का काम किया। अयोध्या के विश्व हिंदू सिख महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर बिहार के भोजपुर निवासी भरत भूषण तिवारी की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी दलितों, गरीबों और असहाय लोगों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। परमहंस आचार्य ने आरोप लगाया कि भरत भूषण तिवारी की हत्या बिहार पुलिस द्वारा की गई, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिहार के भोजपुर जिला के रहने वाले भरत भूषण तिवारी, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, न कोई उनके ऊपर आज तक कोई मुकदमा लिखा गया है, न उन्होंने अपने लिए कोई डिमांड किया। कुछ लोग जो गंगा में जिनका जमीन, मकान, दुकान, घर सब जो है कट के बह गया था, ऐसे दलितों के लिए, वो गरीब वर्ग के लोग थे, कमजोर वर्ग के लोग थे, दबे कुचले लोग थे, दलित लोग थे, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन से हाथ जोड़ करके दौड़ धूप करके कि इनके लिए कहीं रहने की व्यवस्था दीजिए। बहुत परिश्रम करने के बाद में उस बच्चे ने बड़ा अपमान सहा, तो फिर प्रशासन ने ध्यान दिया और लोगों के लिए जमीन आवंटित किया। उसमें से 30 लोगों के लिए जो है तो गड्ढे में जमीन दे दिया, जो जिसके जो है तो 10 फीट जहां पानी आ जाता है। जमीन का एक टुकड़ा और उस टुकड़े के लिए ऐसी खूनी जंग जिसने एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छीन लिया। बस्ती के महनौना गांव में पुरानी रंजिश ने एक ऐसा खूनी रूप लिया कि 50 वर्षीय लक्ष्मण निषाद को दबंग सौरभ पाल, संजय पाल और उसके 4 से 5 गुर्गों ने लाठी और डंडों से इतना पीटा कि उसकी सांसें ही थम गई। यह घटना बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के महनौना गांव की है, जहां सोमवार की रात पुरानी जमीनी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि 50 वर्षीय लक्ष्मण निषाद को गांव के दबंग सौरभ पाल, संजय पाल और उनके साथियों ने रास्ते में घेर लिया और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदली और फिर लाठियां डंडे लक्ष्मण पर बरसने लगे। बताया जा रहा है कि भूमि बैनामे में गवाह बनने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश की आग में सोमवार देर रात हिंसा की चिंगारी भड़क उठी। जब लक्ष्मण घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोग उनकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि तलाश का अंत इतनी दर्दनाक तस्वीर के साथ होगा। मनोरमा नदी के पुल के नीचे लक्ष्मण निषाद गंभीर रूप से घायल हालत में पड़े मिले। पत्नी की नजर जैसे ही अपने पति पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश में अस्पताल लेकर और दौड़े, लेकिन रास्ते में ही जिंदगी की डोर टूट गई और लक्ष्मण ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर गांव पहुंची तो गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने आरोपित पक्षों के घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरे गाँव में तनाव का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। गाँव में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी समेत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। मोबाइल फोन कैली तो हम पाई लेकर सरिया वाला जब मोबाइल लिया तो आने गई ना कुल मारे लगल। पुरानी रंजिश थी कुछ? पुरानी रंजिश ये रहा, अनिरवा खेत भेजे रहा, उसका पत्नी 10 दिन के बाद आई तो उसका कागज पत्र निकाली, गवाह को पता लग गया कि है ये गवाह बाटत है। मनोवर के घरे गई उसकी पत्नी तो कही इसकी भैया हम तुम्हार दुश्मन है, हमरे संगरी। बीती रात जनपद बस्ती के थाना लालगंज में ये 22/23 जून की रात की बात है। इसी महनौना गांव पड़ता है। यहाँ जानकारी प्राप्त हुई कि एक विवाद हुआ है। इस विवाद में एक जमीन के गवाह बने 2 लोग, सुधाकर और सौरभ द्वारा एक व्यक्ति को पीटा गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। यद्यपि जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस द्वारा तत्काल इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया और परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया। एहतियातन संबंधित गांव में फोर्स को तैनात किया गया, लोगों से संवाद स्थापित किया गया, शांति व्यवस्था की अपील की गई और इस क्रम में उनके परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। युवक पर तंत्र विद्या से रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोपी पर पहले भी महिला को झांसे में लेकर जुर्म के मामले में जेल जाने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई न होने से आरोपी खुलेआम घूम रहा है। लोग प्रशासन से जल्द जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इंसानियत को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पड़ोसी युवक ने कक्षा 8 की 13 वर्षीय की छात्र को अपना शिकार बनाया और उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। जब छात्रा 5 महीने की गर्भवती हुई तो घर वालों को जानकारी हुई, जिसके बाद खागा कोतवाली पहुंच आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित पिता ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मेरी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर मोहल्ले के रहने वाले सत्यम तिवारी ने बेटी से दुष्कर्म किया। जब बेटी 5 महीने की गर्भवती हो गई तो बेटी ने पेट में दर्द होने की बात कही, जिस पर हॉस्पिटल में जांच कराई तो पता चला कि छात्रा के पेट में 5 महीने का बच्चा है। छात्रा ने बताया कि उसके साथ मोहल्ले का रहने वाला सत्यम तिवारी बहला फुसला कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और कहता रहा कि बालिग होने के बाद शादी करूंगा। अभी घर वालों को कुछ मत बताना। पीड़ित पिता ने मामले पर युवक के घर वालों से शिकायत की तो उसे भला बुरा कहकर जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने बेटी के साथ खागा कोतवाली पहुंचकर पूरी घटना बताई और आरोपी सत्यम तिवारी, उसके दोस्त दिव्य उर्फ सत्यम मिश्रा और सत्यम तिवारी के भाई के खिलाफ तहरीर दिया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।